उत्तराखंड के चुनावी अभियान के पूर्ण होने पर आप लोगों के बीच हूँ। इस मौका को देने के लिए मैं अपने लीडरशिप कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल जी का विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कोटा जैसे जगह से एक कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता को राष्ट्रीय पटल पर काम करने का मौका दिया। यूथ कांग्रेस में मेरा लंबा अनुभव रहा कई राज्यों में काम करने का, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड से कोई एक महिला जाकर के एक महत्वपूर्ण चुनाव वो भी देवभूमि के चुनाव में अपना योगदान कर पाएंगे, इसके लिए पार्टी ने मुझे इस लायक समझा। मैं इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ गोड्डा के एक कांग्रेसी और जो पदाधिकारीगण हैं उनका, कि आप लोगों के साथ सहयोग के बिना मेरा यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं। जिलाध्यक्ष के तौर पर जो जिम्मेदारी दी गई उस पर कई साथियों ने लगातार चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े होकर के मुझे इस लायक बनाया कि मैं विधानसभा के टिकट की दावेदारी भी कर सकूं और उस चुनाव को जिताने के लिए भी उनका विशेष योगदान रहा। मैं तहे दिल से महगामा की जनता का, कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का, गोड्डा जिला से लेकर पंचायत और बूथ तक का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि अपने पार्टी का और अपने जिले का सम्मान बढ़ा सकें। देवभूमि में जो चुनाव का अनुभव रहा वो यादगार है। यह निश्चित ही यह चुनाव आगे देश की दिशा भी तय करने वाली। 2022 में जितने भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं और विशेष करके उत्तराखंड का चुनाव जो है तो यह भी तय करेगा कि 2024 में कांग्रेस के किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि हम लोगों ने जो देश का सबसे महत्वपूर्ण विषय आज के दिन है महंगाई और बेरोजगारी पर चुनाव लड़ने का काम किया। उत्तराखंड देवभूमि है, चार काम के कैंपेन को लेकर हम लोगों ने अपने पूरे चुनावी अभियान को चलाया। इन 4 कामों में विशेष रूप से हम लोगों ने सिलेंडर 500 रुपये में के पार नहीं होगा इसका वादा महिलाओं को और उनके परिवारों को किया। 4 लाख युवाओं को अपने कार्यकाल में, जिसमें 70,000 से ऊपर नौकरियां हमारे पहले साल में जो भी स्थान हैं उनमें दी जाएगी, इसका हम लोगों ने वादा किया। 5 लाख परिवार जो बहुत ही ज़रूरतमंद हैं उन्हें 40,000 रुपया सालाना इस बात के लिए दिया जाएगा कि वो किसी स्वरोजगार में या अपने किसी ज़रूरत की चीज़ों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। और चौथा वादा हम लोगों का मुख्य जो हम लोगों के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र का हिस्सा था वो यह था कि हम स्वास्थ्य सेवाएं, आपको पता है देवभूमि जो संरचना है वो तराई और पहाड़ का है और पहाड़ों पर हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा करके कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयों को उपलब्ध कराना, चाहे बाइक रैली के माध्यम बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था करके स्वास्थ्य की सेवाओं को दुरुस्त करने की हम लोगों ने बात कही। तमाम ऐसे कई और वादे हैं। यूपी में 40% महिलाओं को टिकट की बात हुई। उत्तराखंड में इस बार हम लोगों के लिए करना संभव नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों ने इस बात को सुझाव रखा और इस बात को सुनिश्चित कराया कि 40% आरक्षण जो है महिलाओं को सरकारी नौकरी में उत्तराखंड में दी जाएगी, ताकि महिलाओं को भी सशक्त करने की बात वहाँ पर की जाए। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो ज़मीनी थे, जिनको जानने समझने और विशेष रूप से ये मेरे लिए भी मौका रहा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से चुनाव के प्रबंधन को देखना है, या फिर हमारा मैनिफेस्टो जिसकी बहुत हम लोगों ने प्रेरणा छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो से लेने का काम किया था, तो उसके पीछे की जो इकोनॉमिक्स है, कैसे कहाँ से पैसा आएगा, किस तरीके से सरकार खर्च करेगी, किन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये मेरे लिए भी एक सीखने का अनुभव रहा। जनता ने हम लोगों के मैनिफेस्टो को माना और महिलाओं में खासा उत्साह। चुनाव के दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी, 500 रुपये से कम में सिलेंडर की जो व्यवस्था उत्तराखंड में हम लोग स्थापित करने की बात कह रहे थे, उस पर विशेष करके वोट दिया। युवा वहाँ हताश हैं रोजगार को लेकर के,
उन लोगों ने हम लोगों की बातों को प्राथमिकता दी। साथ ही उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ से सेना में बहुत सारे लोग हैं। करीब आप समझ सकते हैं कि हर परिवार से शायद एक व्यक्ति जो है सेना में अपना योगदान दे रहा है, शहादत दिए हैं। और ऐसे कई सारे परिवार हैं जो जिनमें सैनिक या अलग ऑफिसर या पैरामिलिट्री के लोग रहे हैं। तो उनके सम्मान को रखने के लिए दिसंबर में भी आप लोगों की जानकारी में हुआ होगा कि बड़ी रैली राहुल गांधी जी के द्वारा की गई। जो हमारा मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र का लॉन्च था, उसके लिए प्रियंका गांधी जी आई और तमाम कई बड़े लीडर इस पूरे कैंपेन में रहे। यही नहीं, पूरे देश से, बल्कि हमारे गोड्डा के भी कुछ साथियों को मौका मिला कि वो जाकर के चुनाव में सम्मिलित हों और वहाँ के प्रबंधन में वहाँ के प्रत्याशियों को सहयोग दें। मुझे खुशी है कि झारखंड से भी करीब 50 से ऊपर हमारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने जाकर के चुनाव में अपना योगदान दिया। पन्ना गुप्ता जी और आदरणीय आलमगीर आलम जी, 2 मंत्री AICC के द्वारा KC वेणुगोपाल जी के विशेष निर्देश पर गए और उन लोगों ने भी वहाँ जिन सीटों पर उनकी जिम्मेदारी दी गई थी उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। मैं उन लोगों का भी इस मन से धन्यवाद करना चाहूँगी कि अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया। कहने की बात ये है कि जो महंगाई या बेरोजगारी के लिए किस तरीके से एक संवेदनशील सरकार है तो किस तरीके से समाधान निकाल सकती है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए संभव है। और हम लोगों ने गहन चर्चा के बाद कई सारे देश विदेश के इकोनॉमिस्ट को लगा करके, ताकि हम जो वादा करें वो जुमला ना रहे सिर्फ, और उसको ज़मीन पर लाया जा सके, इसकी पूरी एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग अपने घोषणा पत्र को लेकर के गए। कई सारे बदलाव जो है, भाजपा ने 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री को बदला, तो उनके नाकामियों को जनता तक लेकर के पहुँचे हम लोग, और उन नाकामियों पर हम लोगों ने जनता का वोट मांगा। बहुत सशक्त ज़मीनी स्तर के नेता वहाँ पर हैं, चाहे वो हरीश रावत जी हों, चाहे गणेश गोदिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह जी, कई सशक्त नेता वहाँ थे। उन लोगों के सबके साथ सहयोग से हम लोगों ने इस पूरे चुनावी प्रबंधन को देखा, संभाला। ये तो उत्तराखंड के अनुभव को लेकर के कहानियाँ बहुत हैं, हम लोग अलग से भी बैठेंगे तो उस पर चर्चा होगी। और इस बीच में जो हमारे क्षेत्र की बात है, चाहे यहाँ के जो मुद्दे थे, मैं उस वक्त आप लोगों से नहीं मिल पाई जब हम लोगों के कार्यकाल का दूसरा साल पूरा हो रहा था। लेकिन मेरे यहाँ उपस्थित ना होने के बावजूद जो हमारी पूरी टीम है, कांग्रेस के अलग अलग पदाधिकारी हैं, कांग्रेस कार्यालय में ही हम लोगों का ऑफिस भी चलता है, जहाँ जनता आकर कभी भी अपने परेशानियों को बता सकती हैं। हमारे पीछे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से जिम्मेदारी संभाली। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि दूसरे साल तब भी जब हम लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे थे, तो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं महगामा के लिए पारित हुई हैं, जिसमें एक राइस मिल की जानकारी आप लोगों की हुई होगी। धान अधिप्राप्ति से करीब मुझे लगता है 9 करोड़ से ज़्यादा रुपए किसानों के खाते में पिछले साल गए हैं, और इस साल भी हम लोग उस टारगेट को दुगना करके प्रयास ये कर रहे हैं कि महगामा के किसानों को विशेष फ़ायदा मिले। हमारे यहाँ सड़कों को लेकर के बहुत शिकायतें थी और हम लोग सड़क से बहुत परेशान रहे हैं। करीब 200 करोड़ रुपए का सड़क PWD से और ग्रामीण से और अन्य DMFT की योजनाओं से आज धरातल पर उतरने का काम हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सड़क की आज के दिन भी जो चल रही है, वो केचुआ चौक से लेकर दिग्घी तक जो रास्ता भागलपुर के लिए जाता है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसको 7 मीटर के लिए सैंक्शन किया गया था, लेकिन हमारे निवेदन पर मुख्यमंत्री जी ने उसे 10 मीटर की सड़क करके, और उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है 83 करोड़ का विभाग को पहुंच गया है। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार के कैबिनेट में वो भी पारित होगा। और एक महत्वपूर्ण सड़क जो हमें इस राज्य से दूसरे राज्य तक जोड़ती है, वो भी हम लोगों के लिए तैयार होगी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारे यहाँ से लोगों को भागलपुर जाना पड़ता था, तो उसके लिए भी यह सड़क ज़रूरी था। साथ ही साथ दूसरे साल में जो स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के मैं अपने अचीवमेंट के तौर पे आपको बता सकती हूँ, ये है
पहले 24 करोड़ की लागत से, तकरीबन 25 करोड़ की लागत से महगामा अस्पताल को नए तरीके से डॉक्टर और वहाँ के स्टाफ हैं उन लोगों के रहने की व्यवस्था के साथ इस साल उसका निर्माण शुरू होगा। EMFT मद से उसको पारित किया गया है। और जो ज़मीनी स्तर पर आप देख रहे होंगे, हम लोगों ने वृद्धा पेंशन पिछले साल में मुझे लगता है कि 6000 से ऊपर सैंक्शन कराने का काम किया है। राशन कार्ड, ग्रीन कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बनाए गए। और सबसे बड़ी परेशानी जो हम बीच में इधर पेंशन को लेकर के झेल रहे थे वो विडो पेंशन का था, विधवा पेंशन का था, जिस पर सरकार ने भी हम लोगों के निवेदन पर उस पर मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और आज विडो पेंशन का भी काम, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऐसी स्थिति होगी इस तीसरा साल हम लोग का कार्यकाल पूरा होते हुए कि जब जो भी पेंशन से लाभान्वित होने वाले लोग हैं, चाहे वो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हों, विकलांग हों या फिर जो महिलाएं हैं, विडो हैं या परित्यक्ता हैं, उन लोगों को पेंशन देकर के सरकार उनकी मदद करने का पूरा प्रयास कर रही है। कोरोना के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाले रखने के लिए मनरेगा ने उन लोगों को बहुत ताकत दी और जो गांव भर में लोग लौट करके आए, जो अलग अलग जगह मजदूरी करते थे, इन योजनाओं से लाभ लेकर के अपना भी जीवन यापन कर रहे हैं। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो इससे छोटे व्यवसायी हों, चाहे गुमटी दुकान वाले लोग हैं, आसपास के छोटे कपड़ा का व्यवसायी जो लोग हैं, उन लोगों को भी जो उनका व्यवसाय है वो सुचारू रूप से चलता रहा। करोड़ों रुपए जो हैं मनरेगा में के माध्यम से लोगों को काम देना सरकार ने सुनिश्चित किया है। आने वाले साल में कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी इंडस्ट्री कैसे स्थापित हो महगामा में, ये मेरी प्राथमिकता में होगी। और अन्य भी कई सारी समस्याएं जो नीतिगत फैसले सरकार की तरफ से होने थे, उसमें भी हम लोग प्रयासरत रहे। पारा शिक्षकों का एक एक्सेप्टेबल समाधान सरकार ने दिया है, इसमें और बेहतरी आने वाले सालों में भी होने की उम्मीद है। पिछले महीने मैंने बैठक आंगनबाड़ी की महिलाओं के साथ, पोषण सखी सहित जो भी महिला, विशेष करके महिला अनुबंधित कर्मी जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में चाहे इसकोटा जिला में थे, उनके साथ हमने बैठक की थी और मुख्यमंत्री जी को लिखने का काम किया था। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से पारा शिक्षकों की कमेटी बना करके उनका समाधान किया गया था, उस पर भी पहल सरकार ने की है। कल आप लोगों ने अखबार में देखा होगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहिया और अन्य जो अनुबंधित कर्मी हैं, उन लोगों के भी समाधान की तरफ सरकार बढ़ चुकी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सत्र के दौरान हम लोग इसको आप लोगों को बताने में सक्षम होंगे कि उन महिलाओं का भी जो है समाधान जैसा होना चाहिए वो हुआ है। अचीवमेंट बहुत है, समय से बीज बचना, चाहे अगर खाद की कालाबाजारी हो तो उस पर कार्रवाई होना, कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात हुई, कोई घटना हो गई तो पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करे, यह मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सुनिश्चित किया है। और लगातार यह प्रयास है कि जनता से हम लोग संपर्क में रहें। मैंने अपना डिजिटल कार्यालय की शुरुआत पिछले 1 महीने पहले की थी, क्योंकि बाहर की व्यवस्था होने की वजह से लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से लगातार हम लोगों से संपर्क में हैं। और इस दौरान, पिछले 1 महीने के दौरान मुझे लगता है कि करीब 350 हैंडपम्प रिपेयर को लेकर के शिकायत आई थी, जिसको हम लोगों ने फ़ोन पर एक मैसेज डालने पर संज्ञान लेते हुए उस पर हम लोगों ने क्या पेंशन की कुछ बातें थी, उसका समाधान हुआ। बहुत सारे विकलांग जो हमारे भाई बहन हैं, वो स्कूटी के लिए या फिर ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग के लिए पहल की। हमारे कार्यालय के माध्यम से जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, उन लोगों ने पहल की और उनके पहल पर उन लोगों का समाधान हुआ है। और कुछ नीतिगत मामले आए हैं जो आने वाले विधानसभा सत्र में, चाहे वो वित्त रहित को लेकर के हो, चाहे लोगों के प्रमोशन की बात हो, चाहे अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बात हो, चाहे मनरेगा कर्मियों की बात हो, या फिर पंचायती राज संगठन के लोगों के अधिकार को बढ़ाने की बात हो, इन सब को लेकर के लोग मुझसे लगातार संपर्क में हैं। और मैं इस बार के विधानसभा सत्र में भी प्रयास करूँगी कि जो विवाद हैं, जो
जिनका निपटारा होना चाहिए उसको ताकत से लेकर के हम लोग उसका समाधान करें। आप लगातार में शराब का विरोध करते आ रहे हैं और आज झारखंड सरकार छत्तीसगढ़ की नीति पर झारखंड में शराब बेचने की तैयारी में है, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, आने वाले 20-21-22 को हमारे प्रदेश के नए प्रभारी अविनाश पांडे जी के द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे जो हम लोगों के लिए गंभीर हैं, चाहे वो शराब की नीति को लेकर के हो, चाहे भाषा को लेकर के जो उन्माद राज्य में स्थापित हो रहा है, या फिर पंचायत चुनाव को लेकर के, इन सब मुद्दों पर बहुत मुखरता से अपनी बात रखेंगे और उस प्लेटफॉर्म पे जो भी पार्टी के तरफ से तय होगा उस लाइन को लेकर के हम लोग विधानसभा सत्र में भी अपनी आवाज़ उठाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो अभी जेएमएम के विधायक ने